दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस रिवीजन श्रृंखला में मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक हम 1937 का जो चुनाव हुआ था वहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने 8 सीटें और अन्य ने 3 सीटें जीती थी, 3 जगह का जो है 3 प्रांतों में। ओके, अब हम ये लास्ट क्लास करेंगे जिसमें पूरी जो है मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। इसमें हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और विभिन्न योजनाएं जो आती हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इससे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये 7 से 8 अगस्त 1942 में इसका जो है अधिवेशन शुरू होता है मुंबई का, और इसी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजाया जाता है और 9 अगस्त से इसको शुरू किया जाता है। ठीक है, तो 9 अगस्त से शुरू करने का इसको प्रस्ताव रखा जाता है। 8 अगस्त मध्यरात्रि में ही जो है अंग्रेज सरकार बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना चालू कर देती है। और किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन जीरो आर के तहत कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस आंदोलन में हिंसा और अहिंसा दोनों का मिश्रण था। गांधी जी ने भी हिंसा को दबाने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया। इसमें क्या हुआ, जब बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो रेडियो प्रसारण के माध्यम से जनता तक जो है आंदोलन की गतिविधियों को पहुंचाया जाता था। इसमें 14 अगस्त को सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण चालू किया उषा मेहता ने। फिर बाबू भाई नाम के एक जो है आंदोलनकारी थे, इन्होंने भी रेडियो प्रसारण किया। लेकिन इसमें राम मनोहर लोहिया जी का बहुत बड़ा योगदान था। ये जो है नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। तो अगर पूछा जाएगा कि बोलता कौन था, तो राम मनोहर लोहिया जी बोलते थे। और उसको संचालित कौन करता था? तो उषा मेहता और बाबू भाई उसको संचालित करते थे। उषा मेहता और बाबू भाई को पकड़ लिया जाता है अंग्रेज गवर्नमेंट द्वारा और 4 वर्ष की सज़ा दे दी जाती है। गांधी जी को पकड़ा गया और आगा खां पैलेस जो कि पूना में है वहाँ पर इनको नज़रबंद रखा गया, कैद रखा गया। ठीक है, और यहीं पर गांधी जी ने 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया अपना। जनता ने गांधी जी को रिहा करने के लिए दबाव डाला सरकार पर। तो और फिर बाद में विदेशी समाचार पत्रों ने भी, जब समाचार पत्रों ने भी दबाव डालना चालू किया, तो चर्चिल जो कि उस समय का वहाँ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, चर्चिल ने कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे समय में एक बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। ये शब्द किसके हैं? चर्चिल के हैं, गांधी जी के विषय में। गांधी जी के बाद बीमारी के आधार पर 6 मई गांधी जी को इसके बाद 6 मई 1944 को छोड़ दिया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि इसके दौरान देश में कुछ भागों में समानांतर सरकार की स्थापना हुई। कहाँ कहाँ पर हुई? तो बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुई, उत्तर प्रदेश बलिया में। तामलुक बंगाल में सतीश सावंत के नेतृत्व में हुई। उसका नाम रखा गया सरकार का तामलुक जातीय सरकार। कौन सी? तामलुक जातीय सरकार, या केवल जातीय सरकार के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहाँ पर हुआ? तामलुक बंगाल में। ओके, सातारा में नाना पाटिल व वाई चौहान के नेतृत्व में सरकार जो है समानांतर सरकार की व्यवस्था वहाँ पर की गई, समानांतर सरकार स्थापित हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा दिन तक चलने वाली सरकार कौन थी? तो सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार जो समानांतर सरकारों में बनी थी वो सातारा की सरकार थी, जो कि वाई चौहान एवं नाना पाटिल के नेतृत्व में बनी थी। ये 1945 तक, मतलब लगभग सबसे ज़्यादा दिन तक यही सरकार चली थी तीनों में से। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अगस्त की क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध था, जिसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में ब्रेस्टिल के पतन से या रूस की अक्टूबर क्रांति के नाम से भी या वहीं से प्रेरित माना जा सकता है। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन से कुछ पार्टियों ने या कुछ नेताओं ने या कुछ संस्थाओं ने अपने आप को दूर रखा। वो कौन कौन से थे? तो मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने नहीं लिया, आरएसएस ने नहीं लिया भाग, हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया, अकाली दल यूनियनिस्ट पार्टी ने भाग नहीं लिया, वामपंथी साम्यवादी दलों ने भाग नहीं लिया, उदारवादी दलों ने भाग नहीं लिया, जस्टिस पार्टी और ईसाई समुदाय ने भी भारत छोड़ो आंदोलन से अपनी समुचित दूरी बनाई रखी। ठीक है, इसमें भाग नहीं लिया। फिर आता है CR फार्मूला 1944, इंपॉर्टेंट है। सी राजगोपालाचारी कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को एक करने के चक्कर में एक फार्मूला देते हैं, एक नियम, मतलब एक सुझाव देते हैं, उसको CR फार्मूला कहा गया। एक कब देते हैं? 1944 में। ओके, इन्होंने सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के मांग को स्वीकार करने की सोची। कहा कि ठीक है, मुस्लिम लीग हमारा जो है समर्थन नहीं कर रही है, तो ठीक है, उसकी मांग को हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान बनाया जाएगा। लेकिन कैसे बनाया जाएगा? इसमें एक योजना बताई
कि युद्ध के दौरान मुस्लिम लीग को पूर्ण स्वाधीनता की मांग के समर्थन करना चाहिए और कांग्रेस के साथ खड़ा होगी मुस्लिम लीग। ठीक है। युद्ध के बाद जो है मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं उसमें जनमत संग्रह कराई जाएगी, और अगर वो इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो अपने मन से जो है अलग होने को कहेंगे तो अलग होने के लिए उनको पाकिस्तान मतलब उनको अलग होने की मंजूरी दे दी जाएगी और तब पाकिस्तान बनेगा। ऐसे ही नेताओं के कहने पर पाकिस्तान नहीं बनेगा। और यही CR फार्मूला कहा गया, इसी सुझाव को CR फार्मूला कहा गया। यह बातें तभी लागू होंगी जब इंग्लैंड सत्ता भारत को सौंप देगा। ठीक है, मतलब पूरी तरह से भारत स्वतंत्र हो जाएगा तब। गांधी जी इस फार्मूले के आधार पर जिन्ना से वार्ता करने के लिए वार्ता की गांधी जी ने, लेकिन वह जो है कोई समझौता नहीं हो पाया क्योंकि जिन्ना इसको नहीं माना। आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज द्वितीय विश्व युद्ध के बीच भारतीयों में राष्ट्रीय भावना उद्वेलित करने में आज़ाद हिंद फौज का बहुत बड़ा भूमिका रहा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, किंतु अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में, कहाँ पर, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना की। ठीक है, और इसने इसमें नई जान डाल दी। भारत जो है जापान जब अंडमान और निकोबार क्षेत्र को जीत गया, ठीक है, तो इसने इन जीते हुए क्षेत्रों को आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम स्वराज रख दिया और निकोबार का नाम शहीद द्वीप रख दिया। ठीक है, निकोबार का नाम शहीद रख दिया और अंडमान का नाम स्वराज रख दिया। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों तथा अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। कहाँ पर? दिल्ली में, लाल किले में। ठीक है, 1945, नवंबर 1945। किसके किस पर? मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरु दयाल सिंह पर मुकदमा चलाया गया नवंबर 1945 दिल्ली लाल किला में। ठीक है, इस मुकदमे को आज़ाद हिंद फौज अधिकारियों को बचाने के लिए कौन कौन कांग्रेस से जो है कौन कौन वकील शामिल हुए? तो भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना सहयोग दिया। और बाद में ये क्या होता है कि ये जो आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही पकड़े गए थे इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, किंतु बाद में जब जन आंदोलन बहुत ज़्यादा विरोध करने लगता है, जन आंदोलन बढ़ने लगता है, तो उससे इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, फांसी नहीं दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ? कटक, उड़ीसा में हुआ था। ये बंगाली परिवार में पैदा हुए 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897। 1919 में दर्शनशास्त्र में स्नातक किया। इसके बाद उन्हें ICS की परीक्षा देने इंग्लैंड गए और उसी वर्ष वो परीक्षा में 1920 में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया और ICS अधिकारी बन गए। मतलब आज का UPSC समझो उन्होंने टॉप कर दिया। भारत में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अंग्रेजी शासन के कृत्यों को देखकर उन्होंने अप्रैल 1921 में ICS से त्यागपत्र दे दिया। एक ही साल में त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चित्तरंजन दास से मिले और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। तो ये याद कर लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो चित्तरंजन दास जी थे। कौन? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इन्हें ए यंग ओल्ड मैन कहा करते थे। ए यंग ओल्ड मैन कहा करते थे किसको? सुभाष चंद्र बोस को। तो ए यंग ओल्ड मैन किसको कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। कौन कहता था? चित्तरंजन दास जी कहते थे। ओके, चित्तरंजन दास जी इनको ए यंग ओल्ड मैन कहते थे। भारत आकर महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर 1921 में इंग्लैंड के युवराज के आगमन पर बहिष्कार कार्यक्रम चलाया, जिसके लिए 1924 ईस्वी में देश निकाला देकर मांडले जेल भेज दिया गया था। ठीक है, 1927 में खराब स्वास्थ्य के कारण इन्हें रिहा किया गया। 1931 में इन्हें नौजवान भारत सभा का अध्यक्ष चुना गया। 1931 में नौजवान भारत सभा जो बनाई गई थी उसका अध्यक्ष चुना गया। 1935 में इनकी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1935 में। किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, SC बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, नाम याद रखिएगा। 1938 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। फिर त्रिपुरी अधिवेशन हुआ 1939 में। ठीक है, उसमें भी ये अध्यक्ष चुने गए और पट्टाभी सीतारामैया हार गए जो कि गांधी जी के कैंडिडेट थे। तो गांधी जी ने क्या किया, जो है इसका विरोध किया और बहुत ज़्यादा मायूस हो गए। तो इन्होंने क्या किया, उस पद को त्याग दिया और कांग्रेस भी छोड़ दी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसने किया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? जो है सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर पुनः अध्यक्ष बन गए। 1940 में ब्रिटिश शासन
द्वारा उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। 1940 में ब्रिटिश शासन ने उनको उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया। वह पठान जियाउद्दीन के बेस में घर से बाहर निकल गए और बर्लिन शहर जर्मनी पहुंच गए। वहां उन्होंने हिटलर व उसके सचिव रिबेनट्रोप से मुलाकात की। ओके, जर्मनी में उन्हें नेताजी के उपनाम से संबोधित किया जाता था। नेताजी के उपनाम से जर्मनी में लोग उनको उपनाम से जो है संबोधित करने लगे। आज़ाद हिंद फौज में 1000 स्त्रियों के सैनिकों वाली एक टुकड़ी बनाई गई जिसको रानी झांसी रेजिमेंट कहा गया। इसका कमान लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। सुभाष चंद्र बोस ने जापानी टोक्यो रेडियो से भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संदेश दिया था। सुभाष 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। कब? 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे और 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता का भार सौंपा। अब सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहलाने लग गए। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी जाने के लिए ओरलैंडो मजोट्टा नाम से पासपोर्ट बनवाया था। ये जो है याद रखिएगा, ओरलैंडो मजोट्टा नाम से पासपोर्ट बनवाया था अपना और बेस बदल कर फिर से जर्मनी गए थे। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति क्या थी? 1906 से 1947 तक के कालखंड में देखेंगे। 1906 के बाद देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश शासन की नीति बदली और उन्होंने देश के नरेशों के प्रति अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई। ठीक है, कि इनको अपने अधीन कर लिया जाए। वायसराय लॉर्ड मिंटो ने देशी राज्यों पर दबाव कम करने की नीति अपनाई। माउंट फोर्ड रिपोर्ट के कुछ समय बाद देशी नरेशों के मंडल की स्थापना 1921 में की गई, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता था। देशी नरेशों के साथ भारत सरकार के संबंध पर विचार करने के लिए 1927 में बटलर कमेटी की नियुक्ति की गई। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया? बटलर कमेटी नियुक्त की कि देशी राज्यों जो देशी नरेश हैं उनके साथ भारत की सरकार तत्कालीन जो कि अंग्रेजी गवर्नमेंट थी तो उसके और देशी नरेशों के बीच संबंध अच्छे बनाए जाएं, मधुर बनाए जाएं, इसके लिए बटलर कमेटी 1927 में स्थापित की गई। ठीक है, इस बटलर कमेटी ने ब्रिटिश ताज और देशी नरेशों के बीच सीधे संबंध स्वीकार किए। 1935 में एक्ट में पहली बार देश के संघ स्थापित करने के लिए ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के अलावा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को भी सीटें निर्धारित की गई 1935 में। ठीक है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी देशी राज्य स्वतंत्र हो गए। अतः कांग्रेस सरकार ने निश्चित नीति बनानी तय की। उधर संवैधानिक स्थिति से कुछ देशी राज्यों तथा त्रावणकोर, कोचीन, भोपाल, जूनागढ़ आदि ने अपने स्वतंत्र सत्ता को मतलब इन लोगों ने सोचा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन जो है वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ये सब भारत में मिल गए। उस समय हम कुछ प्रमुख नारे किसने दिए थे, क्या नारा दिया था वो याद कर लेंगे थोड़ा सा, कि परीक्षा में पूछा जाता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक ने दिया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। वंदे मातरम किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो, ये था। और जय हिंद। ठीक है, ये 3 नारा किसके हैं? ये 3 नारा हैं सुभाष चंद्र बोस के। करो या मरो, सत्य और अहिंसा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये महात्मा गांधी का है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का है। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल का है। जन गण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और आराम हराम है ये कहा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कुछ पुस्तकें, कुछ पत्रिकाएं और कुछ लेख उस समय किसके थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको याद कर लीजिए। हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं, यूपी SSC से लेकर PCS और UPSC तक। अच्छे से पढ़ लीजिए। इनका जो है हम आपको स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, और फिर इतने से स्क्रीनशॉट। ओके, इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए इसको पढ़ा जाता है। तो यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पश्चिम पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की। देखिए, नील दर्पण दीनबंधु मित्र की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की। अल हिलाल ये भी अबुल कलाम आज़ाद की थी। आनंदमठ और कुंडली ये थी बंकिम चंद्र चटर्जी की। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त की। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये वो ह्यूम जो है ये किसकी पुस्तक है? विलियम बुडेनबर्ग की। इंडियन रेनेसा ये है CF एंड्रयूज की। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की। गीतांजलि और गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। समाजवादी क्यों? समाजवादी क्यों
जयप्रकाश नारायण की है। सिपाही म्यूटिनी रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार की है। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की है। वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वीर सावरकर की है। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय की है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित। इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ की पुस्तक है। ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मोरारजी देसाई की है। भारत विभाजन के गुनहगार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। भारत विभाजन के गुनहगार। ए नेशनल इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। आवर इंडियन मुसलमान ये है W हंटर की। न्यू इंडिया इनिवेशन की है। फ्रीडम एट मिडनाइट, ये अलग अलग है, एट अलग है, मिडनाइट अलग है। फ्रीडम एट मिडनाइट लैपियर की है। टेलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स ये है M.G. रानाडे की। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया मूक नायक ये किसकी है? B.R. अम्बेडकर की। ओके, ये पुस्तकें होंगी। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम क्या थे, मतलब कुछ व्यक्ति जो बहुत प्रमुख थे उनके कुछ उपनाम दिए गए थे, वो क्या क्या उपनाम थे, तो इसका आपका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर पढ़ना शुरू करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता था। राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता था। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता था। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि। चित्तरंजन दास को देश बंधु, देश के बंधु भाई। ओके। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। ओके। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। वल्लभ भाई पटेल को सरदार। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था किसने? सरोजनी नायडू ने कहा था। ओके। अब आ जाएगा बेबेल योजना 1945। बेबेल योजना लॉर्ड बेबेल विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए 14 जून 1945 में अपनी योजना की घोषणा करता है। इसमें क्या क्या रहता है योजना में? केंद्र में एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा जिसमें वायसराय एवं कमांडर इन चीफ, वायसराय जो सबसे बड़ा पद है, उससे छोटा पद कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य जो रहेंगे वो भारतीय रहेंगे। यह पहली बार कहा गया इसमें। रक्षा एवं विदेश विभाग को छोड़कर सभी विभाग भारतीयों के हाथों में रहेंगे। कार्यकारिणी में 40% सवर्ण हिंदू, 40% मुसलमान और 20% अन्य वर्ग जो है के सदस्य रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर हिंदू जबकि दोगुना ज़्यादा है मुसलमानों से, तब भी कह रहा है कि हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी कार्यकारिणी में। वायसराय को मंत्रियों की राय ठुकराने का अधिकार होगा लेकिन अकारण राय नहीं ठुकरा पाएंगे। ठीक है, तो इसको नहीं माना गया। फिर आएगा शिमला सम्मेलन। हाँ, तो जो बेबल ने योजना अपनी दी, इस पर कहा कि आप विचार विमर्श कीजिए और कुछ संशोधन करना हो कीजिए। ठीक है, अब इसी के लिए, इसी योजना पर बात करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाएगा जिसको कहा जाएगा शिमला सम्मेलन। ये बुलाया जाएगा 25 जून 1945। तो बेबल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया जाएगा। इसमें कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से भी सदस्य जो है नेता जाएंगे। तो 21 नेता इसमें भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में जो है मुस्लिम सदस्य चुनने के मुद्दे पर लेकर असफल हो गया, कोई इसका जो है हल नहीं निकला। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने अपने तरफ से अबुल कलाम आज़ाद को इसमें अपना सदस्य बना के भेजा कांग्रेस ने। दूसरी तरफ से जिन्ना आया। जिन्ना ने कहा कि मुसलमानों को सदस्य बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के पास है। कांग्रेस मुसलमानों को सदस्य अपना नहीं घोषित कर सकती है क्योंकि मुसलमानों के रहनुमा के जो है नाम पर हम लोग काम कर रहे हैं, मुसलमानों के रहनुमा बनकर हम लोग काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग पार्टी काम कर रही है, ना कि कांग्रेस काम कर रही है। और कांग्रेस जो है ये विक्टिम कार्ड खेल रही है मुस्लिम को अपना सदस्य बनाकर। ओके, इसीलिए यहाँ पर झगड़ा लड़ाई हुआ और कोई अर्थ नहीं निकला। ये बेबेल योजना फेल हो गई। जो है शिमला सम्मेलन जो हुआ, शिमला समझौता, वो भी बेकार हो गया। कोई उसका शिमला सम्मेलन का मतलब नहीं रह गया। अब आएगा कैबिनेट मिशन योजना। ओके, तो भारत में राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, अब कौन बन गया प्रधानमंत्री ब्रिटिश का? एटली बन गया है। ये 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों की एक मिशन भेजने की घोषणा करता है। इस मिशन में इसमें कौन कौन शामिल है? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर, ये वही 3 लोग हैं जो क्रिप्स मिशन के तहत भारत आए थे, है ना। वही तीनों फिर से भेजे जाएंगे। और इसका नाम कैबिनेट इसलिए रखा जाएगा कि कैबिनेट क्योंकि इसमें जो सदस्य थे वो सब ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसीलिए इस मिशन का नाम क्या रखा गया? कैबिनेट मिशन।
इसका उद्देश्य सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित लघुकालीन या दीर्घकालीन व्यवस्था का निर्माण करना था। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। कब? 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और 5 सप्ताह तक विभिन्न दलों एवं वर्गों के नेताओं से बातचीत किया। अंततः कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को अपनी तरफ से एक योजना प्रस्तुत कर, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है, योजना प्रस्तुत की। तो क्या क्या उसने शामिल किया? इसने कहा कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से मिलाकर भारत संघ का निर्माण होगा। ओके, का भारत संघ का निर्माण होगा। संघ की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका प्रांतों तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर गठित की जाएगी। ये बात में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, सही बात है। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इसको भी सबने मान लिया। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या होगी 389, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के होंगे, 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए जाएंगे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर, जो कमिश्नरेट थी उस समय, वहाँ के प्रांतों से होंगे। ठीक है, तो 292 कहाँ के होंगे? देखिए टोटल है 389, 292 ब्रिटिश भारत के, जिस भारत पर ब्रिटिशों का शासन था, 93 सदस्य जो देशी रियासतें थीं वहाँ से, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों से। प्रत्येक प्रांत के से 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। प्रत्येक प्रांत के लिए निर्धारित स्थान जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम, सिख और सामान्य आधार पर विभाजित किए गए। एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी दलों के लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। यदि कोई दल नहीं सम्मिलित होना चाहे तो भी अंतरिम सरकार का गठन होगा। अब ये सीधे सीधे मुस्लिम लीग को धमकी दी गई, क्या कि अगर आप नहीं इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, ज़्यादा नौटंकीबाजी करेंगे तो भी अंतरिम सरकार का गठन होगा और आपके बिना होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि अंतरिम सरकार का गठन कैसे होगा? मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि सोचा कि अब तो हमारा कोई औचित्य रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसी ने सारा बखेड़ा खड़ा किया था। शिमला समझौता नहीं होने, शिमला जो सम्मेलन हुआ था उसको होने नहीं दिया था। अब मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाएगी, लेकिन होगा क्या कि मुस्लिम लीग की सीटें बहुत कम आ जाएंगी इसमें। ठीक है, अब देखिए पढ़िए इसमें क्या है कि प्रारंभ कौन करेगा? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, प्रारंभ में। लेकिन जब संविधान सभा के परिणाम सामने आए तो मुस्लिम लीग अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए कैबिनेट मिशन योजना को मानने से इनकार करने लगी। ठीक है, और पाकिस्तान के मांग को पुनः दोहराने लगी। 16 अगस्त इसी को लेकर 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने मनाया। ठीक, 24 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार गठित करने की घोषणा कर दी। मतलब मुस्लिम लीग कितना भी उठापटक कर ले, उससे कोई मतलब, इस समय की योजना जो आ गई थी उससे कोई मतलब ही नहीं रख रही थी, वो सीधा सीधा अपना काम कर रही थी। ठीक है, और इसने जो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा होने वाला था उसको रोक दिया था, उसने नहीं माना था, कहा था कि बंटवारा नहीं होगा। ठीक है, तो 24 अगस्त 1946 को क्या करेगा? वायसराय अपनी अंतरिम सरकार गठित करने की घोषणा कर देगा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कब? 2 सितंबर 1946 को। अब अभी तक इसमें जो है मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन अब मुस्लिम लीग सोचेगी क्या कि हमको तो भारत और पाकिस्तान जो बंटवारा चाहिए था, पाकिस्तान बनाना था, वो भी नहीं मिला। अंतरिम सरकार में जो हमारी सीटें चाहिए थी अच्छी आई नहीं, क्योंकि हम वहाँ पर अपना कोई बिल पास होगा हम विरोध कर नहीं पाएंगे, हम जो है वहाँ पर विरोध करेंगे भी तो हम सीट जो है अपनी कम है तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अभी तक मुँह फुला के बाहर बैठी थी, लेकिन अब क्या हुआ कि जब इसके बिना ही सारा काम आगे बढ़ने लगा तो इसने सोचा कि यार जब बाहर बैठना ही है तो उससे अच्छा है कि अंदर चला जाए और उसमें जो कार्य कांग्रेस कर रही है उसमें कुछ अपना काम मनवाया जाए, और जो वो अच्छा बहुत ज़्यादा कर रही हो, न मनवाना हो तो कम से कम हल्ला गुल्ला कुछ करके उनको अवरोधित किया जाए काम को। ठीक है, तो ये इसी मंशा के साथ में कि कार्य को अवरोधित करने की मंशा के साथ में अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग जो है उसमें सरकार में, अंतरिम सरकार में शामिल हो जाएगी। और अभी तक कांग्रेस के 12 सदस्य इसमें थे। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, शरत चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर जान मथाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार बलदेव सिंह, एम आसफ अली, सर सफात खां, सी राजगोपालाचारी, सैयद अली जहीर, जगजीवन राम और सी एच भाभा। ठीक है, ये 12 सदस्य थे। लेकिन अब 5 सदस्य कहाँ से आ जाएंगे? वो आ जाएंगे मुस्लिम लीग से, तो 3 यहाँ के हटा दिए जाएंगे और 5 वहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, बाद में क्या होगा? शरत चंद्र बोस, शराफत खां और सैयद अली को कांग्रेस के जो थे इनको सदस्यता इनकी हटा, इनको मंत्री मतलब जो वहाँ पे अंतरिम सरकार में बैठे थे तो इनको हटा दिया गया और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल कर लिया गया सरकार में। लियाकत अली, राजा गजनफर अली,
अब्दुल रब निस्तार, आई चंद्रीगर और योगेश्वर नाथ मंडल। ओके, ये 5 सदस्य शामिल हो गए टोटल। ठीक, अब आ जाएगी इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 ईस्वी। 20 फरवरी 1947 में इटली घोषणा करता है हाउस ऑफ कॉमन्स में कि हम जो है भारत को जून 1948 से पहले छोड़ देंगे, मतलब आज़ाद कर देंगे। अपने भाषण के अंत में इटली ने लॉर्ड बेबेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अभी तक गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेबेल था। अब भारत में माउंटबेटन आएगा गवर्नर जनरल बन के मार्च 1947 में। ठीक है, माउंटबेटन योजना क्या होती है? जब माउंटबेटन आ गया तो माउंटबेटन अपनी योजना निकालेगा 3 जून 1947 को। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन क्या करता है कि 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पर आता है और शपथ लेता है। ये क्या करता है कि लगभग 2 महीने सभी पार्टियों से वार्ता करता है और इसके पश्चात कहता है माउंटबेटन कि बिना भारत और पाकिस्तान की डिवीज़न के, मतलब भारत का बिना जो है 2 टुकड़ा किए पाकिस्तान और भारत में बांटे बिना इसका जो है कोई निष्कर्ष पर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब अब बंटवारा जरूरी है। यद्यपि गांधी जी ने माउंटबेटन को समझाया कि आप जो है अगर वहाँ का जो जिन्ना है तो जिन्ना को अगर वो बहुत ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे, तो ठीक है आप जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दीजिए, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दीजिए, प्लस जिन्ना को ही सौंप दीजिए, जो है जिन्ना को प्रधानमंत्री भी बना दीजिए और जिन्ना को सौंप दीजिए कि वो कैबिनेट की भी क्या कर ले, अपने हिसाब से कैबिनेट सदस्यों को भी चुन ले, मंत्री भी अपने हिसाब से ही चुन ले, लेकिन देश का बंटवारा ना करे, ये कहना था गांधी जी का। लेकिन गांधी जी ने विभाजन को रोकने के लिए सब बातें की, लेकिन बाद में क्या हुआ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस विभाजन के सख्त खिलाफ थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने विभाजन का जो है इसका विरोध किया। लेकिन जब गांधी जी कैबिनेट चुनने और मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने की बात करने लगे तो इसका विरोध किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार पटेल ने, दोनों लोगों ने इसका विरोध किया। माउंटबेटन योजना अथवा 3 जून की योजना के नाम से एक योजना ला के आया माउंटबेटन। क्या कहा इसने कि पंजाब, बंगाल और आसाम के बंटवारे हेतु एक सीमा आयोग का गठन होगा। देशी रियासतों को यह निर्णय लेना होगा कि वे भारत में रहें या पाकिस्तान में, जहाँ चाहें वहाँ रहें, या स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। सिंध एवं बलूचिस्तान के संदर्भ में प्रांतीय विधानमंडल सीधे निर्णय लेंगे। बंगाल एवं पंजाब की विधानसभाओं में 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा और पंजाब को। ठीक है, एक मुस्लिम बाहुल्य जिले, दूसरे बाकी जिले के प्रतिनिधि होंगे। ओके, चलिए माउंटबेटन योजना के आधार पर 22 जून 1947 को, कब? 22 जून 1947 को एक विधेयक तैयार किया गया। 4 जुलाई 1947 को विधेयक को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। देखिए 22 जून 1947 को विधेयक जो है बनाया गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में इस विधेयक को पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विधेयक को पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज खस्टम ने इस पर जो है हस्ताक्षर कर दिया और विधेयक को अधिनियम बना दिया गया, पारित कर दिया गया और भारत का विभाजन तय हो गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ओके, ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आप देख लीजिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत एवं पाकिस्तान नाम से 2 डोमिनियन की स्थापना होगी। देशी नरेश भारत अथवा पाकिस्तान में अपनी इच्छा अनुसार रह सकते हैं, मिल सकते हैं। यदि न मिलना चाहें तो ब्रिटेन के साथ पूर्ववत संबंध बने रहेंगे। ठीक है, अगर भारत और पाकिस्तान किसी में नहीं मिल रहे हैं देशी राजा, तो ब्रिटेन के साथ जैसे उनका पहले संबंध था वैसा ही बना रहेगा। प्रत्येक डोमिनियन की विधानसभा को अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून इस डोमिनियन पर लागू नहीं होगा। ओके, भारत के राज्य क्षेत्र में उन क्षेत्रों को छोड़कर जो पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत सम्मिलित हो जाएंगे। जैसे जो ब्रिटिश भारत का सभी जो प्रांत थे, ठीक है, वो अगर पाकिस्तान में अगर कोई नहीं सम्मिलित हो रहा है तो अपने आप भारत में ही वो शामिल रहेंगे। पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में पश्चिमी पंजाब कौन कौन आया? पश्चिमी पंजाब आया, पूर्वी बंगाल आया, सिंध और बलूचिस्तान तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो है कहाँ पर गया? पाकिस्तान में। दोनों डोमिनियन का संचालन 1935 के अधिनियम के अनुसार तब तक होगा जब तक इनका कोई अपना संविधान ये लोग नहीं बना लेते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर कौन बने? तो जनरल मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के कौन बने? प्रथम गवर्नर। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन बने, ठीक है। तथा प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। ओके, तो हमारा ये जो है आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ पर समाप्त हो गया, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पूरी सीरीज, और अच्छे से आपका रिकॉल हो गया होगा, जो भी आप भूल गए रहे होंगे अच्छे से रिवीजन हुआ होगा, और उम्मीद है ये परीक्षा में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसी उम्मीद के साथ हम और सीरीज लेकर आएंगे, मिलेंगे नए सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।